प्रिय विद्यार्थियों, एक पिछले लेक्चर इंडिया क्लाइमेट मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून में हमने भारतीय मानसून के संदर्भ में विभिन्न प्रचलित सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। इन प्रचलित सिद्धांतों को दो वर्गों में रखा जाता है। प्रथम है क्लासिकल थ्योरीज, जिसमें तापीय संकल्पना को रखते हैं, तथा द्वितीय मॉडर्न थ्योरीज में फ्लोन की डायनामिक ओरिजिन थ्योरी तथा जेट स्ट्रीम थ्योरी को रखा जाता है। इस लेक्चर में हम भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं क्रियाविधि के संबंध में जेट स्ट्रीम थ्योरी पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा से पहले जेट स्ट्रीम को समझना आवश्यक है। ऊपरी क्षोभ मंडल में सक्रिय, मोड़दार एवं तीव्र प्रवाहित वायुधारा को जेट स्ट्रीम कहा जाता है। जेट स्ट्रीम की स्थिति क्षोभ सीमा की ऊंचाई के समीप होती है। यह एक प्रकार की वेस्टर्ली या पछुआ पवन है जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। जेट स्ट्रीम का प्रवाह समय अनुसार आरंभ या समाप्त, विभाजित एवं पुनः संगठित तथा सतत या असतत हो सकता है। इसका प्रवाह विभिन्न दिशाओं में तथा कभी-कभी सामान्य प्रवाह दिशा के विपरीत भी हो सकता है। जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति सौर विकिरण द्वारा एटमॉस्फेरिक हीटिंग या वायुमंडल में ऊष्मा संचार एवं पृथ्वी की रोटेशन से उत्पन्न कोरियोलिस बल के द्वारा होता है। पृथ्वी पर एयर प्रेशर बेल्ट्स तथा ग्रहीय पवनों के संचार के कारण 3 एयर सर्कुलेशन सेल्स का निर्माण होता है, जिन्हें पोलर, फेरल तथा हैडली सर्कुलेशन सेल्स कहते हैं। पोलर जेट स्ट्रीम का निर्माण पोलर तथा फेरल सर्कुलेशन सेल के इंटरफेस या मिलन पर होता है, तथा सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का निर्माण फेरल तथा हैडली सर्कुलेशन सेल के इंटरफेस पर होता है। पोलर जेट स्ट्रीम अधिक शक्तिशाली होती है, जो कि 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रवाहित होती है, जबकि अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम 10 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। पोलर जेट स्ट्रीम 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच होती है, यद्यपि यह 60 डिग्री अक्षांश के करीब बनी रहती है, जबकि सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम 30 डिग्री अक्षांश के पास होती है तथा कुछ समय एवं जगहों पर ये दोनों जेट स्ट्रीम एक दूसरे से मिल भी जाती हैं। जेट स्ट्रीम की चौड़ाई कुछ 100 किलोमीटर या मील के बराबर होती है तथा इसकी मोटाई या थिकनेस 5 किलोमीटर से कम होती है। जेट स्ट्रीम के बड़े मेंडर्स को रोजबी वेव्स कहते हैं, जो अक्षांशों के साथ कोरियोलिस इफेक्ट के कारण बनती हैं। शॉर्ट वेव ट्रफ छोटी वेव होती हैं, जो कि रोजबी वेव के भीतर लॉन्ग वेव रिज एवं ट्रफ के साथ चलती हैं। जहां वायु राशियों में तापमान की भिन्नता अधिक होती है, वहां जेट स्ट्रीम में तीव्र पवन संचार होता है। यह तीव्रता 90 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है। जेट स्ट्रीम की पहचान सर्वप्रथम 1883 में क्राकटाउ ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात इक्वेटोरियल स्मोक स्ट्रीम के रूप में हुई थी। इसके पश्चात 1920 में जापानी मीटरोलॉजिस्ट वासामुरो ओइशी तथा 1933 में अमेरिकन पायलट विली पोस्ट ने जेट स्ट्रीम के बारे में पर्याप्त सूचनाएं एकत्रित की। 1939 में जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट हेनरिच सीकॉफ ने इसके लिए जर्मन भाषा में विशेष शब्दावली स्ट्राहल स्ट्रामंग का प्रयोग किया, जिसका अर्थ जेट करंट होता है। द्वितीय विश्व युद्ध में पायलट्स द्वारा वायुयानों को उड़ाने के दौरान जेट स्ट्रीम के प्रवाह को बड़े पैमाने पर अनुभव किया गया था। 1950 के बाद भारतीय मानसून की उत्पत्ति एवं क्रियाविधि के संबंध में की गई रिसर्च में 3 तथ्यों को महत्वपूर्ण समझा गया। पहला, हिमालय तथा तिब्बत के पठार की स्थिति एक मैकेनिकल बैरियर या यांत्रिक अवरोध तथा उच्च स्तरीय ऊष्मा के स्रोत के रूप में है। दूसरा, सरकमपोलर वर्ल्ड या वायु राशि का उच्च तलीय चक्राकार संचार तथा तीसरा,
उच्च तलीय जेट स्ट्रीम का संचार तथा उसकी स्थिति। क्षोभ मंडल के मध्य तथा ऊपरी भाग में पवन संचार के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि मानसून एक जटिल पवन संचार तंत्र है। ध्रुवों के ऊपर आर्कटिक वृत्त में धरातल पर वायु के ऊपर से नीचे उतरने तथा बैठने के कारण उच्च वायुदाब बनता है, जबकि ऊपरी क्षोभ मंडल में इस धरातलीय उच्च वायुदाब के ऊपर उच्च तलीय निम्न वायुदाब बनता है। इस प्रकार ध्रुवों के ऊपर उच्च तलीय परिध्रुवीय भंवर या सरकमपोलर वर्ल्ड का निर्माण होता है, जिसमें उच्च तलीय निम्न दाब के चारों ओर हवा चक्राकार क्रम में भंवर के रूप में प्रवाहित होती है। एशिया के ऊपर इसकी दशा सामान्य रूप में पश्चिम से पूर्व होती है। इस उच्च तलीय पवन संचार के भूमध्य रेखा की ओर वाले भाग में जेट स्ट्रीम की स्थिति होती है। शरद काल में आर्कटिक उच्च तलीय भंवर अत्यधिक प्रबल तथा सक्रिय हो जाता है, जिस कारण उच्च तलीय पछुआ जेट स्ट्रीम की स्थिति 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य हो जाती है। इस परिध्रुवीय भंवर के अधिक दक्षिण तक प्रसार के कारण अंतराक उष्णकटिबंधीय अभिसरण या इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस अपनी सामान्य स्थिति से और दक्षिण चला जाता है। भारत के ऊपर धरातल पर उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन का संचार होता है। शरद काल में इस उच्च तलीय पछुआ जेट स्ट्रीम का हिमालय तथा तिब्बत के पठार के यांत्रिक अवरोध के कारण बाइफर्केशन या द्विशाखन हो जाता है। उत्तरी शाखा तिब्बत पठार के उत्तर में चापाकार रूप में पश्चिम से पूर्व तथा मुख्य शाखा तिब्बत पठार तथा हिमालय के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व प्रवाहित होती है। मुख्य शाखा अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के ऊपर से होकर चक्रवातीय मार्ग का अनुसरण करती है। उसके मार्ग में घड़ी की सुई के अनुरूप मोड़ होता है, जिस कारण उसके मार्ग की दिशा की दाहिनी ओर प्रतिचक्रवातीय पवन संचार होने लगता है। परिणाम स्वरूप जेट स्ट्रीम के दक्षिण में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के पश्चिमी भाग के ऊपर उच्च तलीय उच्च दाब बन जाता है तथा पवन संचार प्रतिचक्रवातीय रूप में होने लगता है और हवा ऊपर से नीचे बैठने लगती है, जिस कारण वायुमंडलीय दशा में स्थिरता आ जाती है तथा मौसम शुष्क एवं साफ हो जाता है। परंतु उच्च तलीय जेट स्ट्रीम के कारण मौसम में सामयिक परिवर्तन भी होते रहते हैं, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय निम्न दाब की स्थिति इस पछुआ जेट स्ट्रीम के नीचे रहती है तथा ये जेट स्ट्रीम के साथ ही उसके प्रभाव में उसके नीचे नीचे पश्चिम से पूर्व दिशा में भूमध्य सागर के ऊपर होते हुए उत्तरी पश्चिमी पाकिस्तान तथा उत्तरी पश्चिमी भारत तक आते रहते हैं। ये तूफान वाताग्री चक्रवात के रूप में न होकर लहरों के रूप में होते हैं। अप्रैल से सूर्य की उत्तरायण स्थिति प्रारंभ हो जाती है, जिस कारण ध्रुवीय धरातलीय उच्च वायुदाब कमजोर होने लगता है तथा शरद काल में इसका 20 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक बढ़ा हुआ भाग उत्तर की ओर खिसकने लगता है। फलस्वरूप पछुआ जेट स्ट्रीम की दक्षिणी शाखा को वह कायम नहीं रख पाता। भारत से जेट स्ट्रीम का पूर्ण लोप मध्य जून या उसके बाद ही संभव हो पाता है। अप्रैल मई से उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान तथा उत्तरी पश्चिमी भारत पर सूर्यताप से धरातल के गर्म होने के कारण धरातल पर तापीय निम्न दाब बन जाता है। परंतु जब तक इस धरातलीय निम्न दाब के ऊपर जेट स्ट्रीम की स्थिति बनी रहती है, इस उच्च तलीय उच्च दाब से नीचे बैठने वाली हवा धरातलीय तापीय निम्न दाब से वायु के ऊपर उठने को रोकती है, जिस कारण मौसम गर्म तथा शुष्क बना रहता है। यही कारण है कि अप्रैल मई में उच्च तापमान तथा वाष्पीकरण के उपरांत भी वर्षा नहीं हो पाती है। जून के प्रथम सप्ताह तक भारत के ऊपर से पछुआ जेट स्ट्रीम
उत्तर की ओर खिसक जाने के कारण समाप्त हो जाती है। अब जेट स्ट्रीम की स्थिति तिब्बत पठार के और उत्तर में हो जाती है तथा इसके प्रवाह मार्ग का वक्र शरतकालीन मार्ग के अनुसार हो जाता है। ईरान के उत्तरी भाग एवं अफगानिस्तान के ऊपर इस उच्च तलीय जेट स्ट्रीम का प्रवाह मार्ग चक्रवातीय रूप में होता है, जिस कारण वायु के ऊपरी भाग में गतिक निम्न दाब तथा चक्रवातीय दशा बन जाती है। इस उच्च तलीय निम्न दाब की स्थिति भारत पाकिस्तान के उत्तरी पश्चिमी भाग तक हो जाती है, जिसके निचले धरातल पर पहले ही तापीय निम्न दाब बन चुका होता है। इस स्थिति के कारण नीचे से हवा ऊपर तो उठती ही है, धरातलीय निम्न दाब के ऊपर स्थित उच्च तलीय निम्न दाब नीचे से ऊपर उठने वाली हवा को और अधिक ऊपर खींचता है, जिस कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून का विस्फोट या बस्ट हो जाता है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत स्थिति होती है और वहां शरतकाल होता है, जिस कारण दक्षिणी ध्रुवीय भंवर अधिक विस्तृत हो जाता है तथा उसका विस्तार भूमध्य रेखा के करीब तक हो जाता है। परिणाम स्वरूप अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण या इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर धकेल दिया जाता है। दक्षिणी ध्रुवीय भंवर के इस पुश फैक्टर के कारण दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार कर विक्षेप बल यानी कोरियोलिस बल के कारण दक्षिण पश्चिमी दिशा होकर तेजी से भारत की ओर झपटती हैं। स्पष्ट है कि अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण का तीव्र गति से उत्तर की ओर बढ़ना दक्षिण से परिध्रुवीय भंवर या सर्कम पोलर वर्ल्ड के द्वारा धकेलने के कारण संभव हो पाता है, न कि उत्तरी पश्चिमी भारत के धरातलीय तापजन्य निम्न दाब के द्वारा सक्शन या पुलिंग के कारण। अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण में वातावरिक चक्रवात न होकर गतिजन्य लहरें होती हैं, जो भारत के ऊपर आने पर चक्रवातीय भंवर के रूप में विकसित हो जाती हैं। भारत की ग्रीष्मकालीन मानसून वर्षा इन्हीं चक्रवातीय भंवरों के विकास चक्र के कारण होती है। इस प्रकार जेट स्ट्रीम थ्योरी ऊपरी क्षोभ मंडल में की गई नवीन शोध के आधार पर भारतीय मानसून की क्रियाविधि को समझाती है।